हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विकास शर्मा सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की सामाजिक करते हैं यानी सोशल साइंस, और उसका लेसन करते हैं 16 और पार्ट 1 करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये लेसन 2 पार्ट में बनाया है। ठीक है, हाफ हाफ करके। तो आइए पहले इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। आपके लेसन का नाम है मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने आक्रमण करके अंतिम लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित किया और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत काल का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन आ जाए कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। 1526 में हुआ। किस किस के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। इस युद्ध में कौन हार गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और बाबर जीत गया, और इस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो बाबर किस वंश से था। मुगल साम्राज्य से। ठीक है, आइए अब बाबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आपका बाबर है, ठीक है, ये रहा, ये बाबर है। ठीक है, तो बाबर मध्य एशिया के छोटे से फरगना का शासक था। तो क्वेश्चन आ जाए कि बाबर कहाँ का शासक था। फरगना का। ठीक है, उसे वहाँ से खदेड़ दिया गया था। फिर क्या किया उसने। 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया। किसने। बाबर ने। तथा भविष्य में उसके विस्तार के लिए वह वहीं बस गया। तो वहीं पर रहने लगा। कौन। बाबर। कहाँ पर। काबुल में। ठीक है, और पहले कहाँ का शासक था। फरगना का। वह भारत को अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। अब भारत को अपने राज्यों में ही मिलाना चाहता था। ठीक है, जब दौलत खान लोधी ने उसे भारत आने का आमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया, तो उसे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का अवसर मिल गया कि अब मैं वहाँ पर कुछ करके ही आऊँगा, भारत पर अपना राज्य करूँगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये रही, ये देखो पहले बाबर की बाबरी मस्जिद इसी के नाम से है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले। ये जो ज्ञान की बात होती है वो पढ़ते हैं। ज्ञान कोश। बाबर 2 महान वंशावलियों का वंशज था। माता की ओर से चंगेज खान का तथा पिता की ओर से तैमूर का। हालांकि वह स्वयं और अन्य उत्तरकालीन मुगल तैमूर से संबंधित होना पसंद करते थे, चंगेज खान से नहीं। तो आइए अब बाबर के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी की सेना बाबर की सेना से 9 गुना अधिक विशाल थी। देखो, जो इब्राहिम लोधी है, जो उसकी सेना थी, बाबर की सेना से बड़ी थी, लेकिन वो फिर भी हार गया। इन दोनों का युद्ध कहाँ हुआ। पानीपत में। ठीक है, लेकिन फिर भी बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था, और वो तोपों का प्रयोग किया बाबर ने। बाबर की सेना छोटी थी, किंतु उसके सेनापति कुशल थे। ठीक है, यानी सब कुछ जानते थे हर तरह से, जो सेना को तैनात करने में कुशल युद्ध नीति का प्रयोग करते थे। इतना ही नहीं, उसके पास तोपें थी जो एक नए प्रकार का शस्त्र थी, है ना। मैंने आपको बताया ना। तो इसने बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया पानीपत के पहले युद्ध में। कब हुआ पानीपत का पहला युद्ध। 1526 में। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, उसके पास तोपें थी जो एक नए प्रकार का शस्त्र थी तथा शत्रु के लिए विनाशकारी सिद्ध होती थी। इन सब के साथ बाबर ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। कहाँ कहाँ। दिल्ली और आगरा पर किसने अधिकार कर लिया। बाबर ने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दौलत खान ने यह आशा कभी भी नहीं की थी कि बाबर भारत में बस जाएगा, इसलिए वह उसके विरुद्ध हो गया, किंतु बाबर ने उसे पराजित कर दिया। किसको। दौलत खान को। बाबर ने उसको गिरा दिया। देखो, इसने तो बुलाया था ये आस लेकर कि भाई ठीक है मैं उसको बुला लेता हूँ बाबर को। ठीक है, लेकिन बाबर ने इसको धोखा दिया और उसने भारत पर भी अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसको हरा दिया। राणा सांगा ने भी बाबर को चुनौती दी, किंतु उसे भी खानवा के युद्ध में बाबर ने हरा दिया। तो क्वेश्चन आ जाए कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में भी कौन हारा। राणा सांगा हार गया और बाबर जीत गया। ठीक है, बाबर ने ग्वालियर, दौलतपुर, घाघरा आदि को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। भारत आने के पश्चात बाबर अत्यधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाया। ठीक है, जो बाबर है भारत आ तो गया, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा, और उसकी मृत्यु 1530 में हुई। किसकी मृत्यु 1530 में हुई। बाबर की। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं उत्तराधिकारी बन गया। किसका। बाबर का पुत्र कौन। हुमायूं, उसका उत्तराधिकारी बन गया। ठीक है, इसकी अच्छी तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि
किसका बेटा कौन था। आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, ये आप कॉपी में नोट कर लो, BHAJSA, इसको बोलते हैं बादशाह इंग्लिश में, ठीक है। बी से क्या बना, बाबर, ठीक है। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं, ऐसे आपको याद रहेगा कौन किसका बेटा कौन किसका पिता, ठीक है। हुमायूं के बाद इसका बेटा अकबर, ए से क्या बना अकबर, जे से क्या बना जहांगीर, ठीक है। तो जे से क्या बना जहांगीर, एस से क्या बना शाहजहां, ए से क्या बना औरंगजेब। तो अब ऐसे याद करते हैं, पहले कौन आया बाबर, बाबर के बाद उसका बेटा कौन, एच से हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जे से क्या बनता है जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद उसका बेटा अकबर, ठीक है। तो ऐसे मुगल साम्राज्य की स्थापना और अंत हुआ, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ऐसे आपको पूरा मुगल साम्राज्य याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। बाबर ने क्या किया, ग्वालियर, दौलतपुर, घाघरा आदि को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था ना, यहाँ आगे थे ना, उसकी 1530 में मृत्यु हो गई थी, उसका पुत्र हुमायूं उसके बाद उत्तराधिकारी बना, इसने राज्य संभाला, ठीक है। कुशल सेना नायक व प्रशासक होने के अतिरिक्त बाबर एक कवि व लेखक भी था। तो बाबर एक योद्धा होने के कारण, सेना नायक होने के कारण, और क्या था, एक कवि भी था और लेखक भी। मध्य एशिया में वह एक कवि के रूप में जाना जाता था। वह तुर्की व पारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो कौन तुर्की व पारसी भाषा का ज्ञाता था, बाबर। उसने तुजुक ए बाबरी अथवा बाबरनामा एक आत्मकथा लिखी। आत्मकथा का मीनिंग होता है स्वयं अपने बारे में लिखना, ठीक है। तो बाबर ने कौन सी बुक लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, ठीक है। तो बाबरनामा मतलब किसका जिक्र मिलेगा, बाबर का ही, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। इसे एक मुस्लिम शासक द्वारा लिखित वास्तविक आत्मकथा कहा जाता है। इसमें उसने अपने जीवन का विस्तृत वर्णन किया कि मैंने अपने जीवन को कैसे जिया है, कौन कौन से युद्ध जीते हैं, ठीक है। उसका सारा वर्णन किसमें मिलता है, तुजुक ए बाबरी में। उसने भारतीय भौगोलिक संरचनाओं, पक्षियों, वृक्षों, फूलों, फलों, मानव आदि के बारे में भी लिखा है। किसने, बाबर ने। उसने आगरा, सिकरी तथा धौलपुर में बहुत से बाग बनवाए। उसकी रुचि पोलो खेलने में थी, एक गेम था घोड़े पर बैठकर खेलते हैं जो पोलो गेम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हमने पढ़ा था किसके बारे में, उसके बाबर के बारे में। अब उसका बेटा कौन आया, हुमायूं, ठीक है। यानी BHAJSA, मैंने बताया था ना, बी से बाबर, बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद इसका बेटा और वो अकबर, अकबर के बाद इसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद ए से औरंगजेब। ऐसे आपको याद रखना है, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। तो पहले बाबर आया, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है। अन्य 3 कामरान, हिंदल तथा अस्करी थे। उन्हें हुमायूं की तुलना में कम नक्षत्र प्राप्त हुआ था। वे इस बात से अप्रसन्न थे, यानी खुश नहीं थे तथा हुमायूं के लिए समस्याएं खड़ी करते रहते थे। अपने साम्राज्य की स्थापना के पश्चात बाबर अधिक समय तक जीवित नहीं रहा, ठीक है। इसलिए वह एक उपयुक्त प्रशासन व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सका। यह कार्य फिर किसने संभाला, बाबर के बेटे हुमायूं ने, ठीक है। हुमायूं को अफगानों, राजपूतों तथा गुजरात से खदेड़ दिया गया था। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में शेरशाह सूरी को तथा 1534 ईस्वी में गुजरात तथा मालवा को हरा दिया। तो 1532 ईस्वी में हुमायूं ने किसको हराया, शेरशाह सूरी को, और 1534 में गुजरात तथा मालवा के शासकों को पराजित कर दिया। जब वह अपने साम्राज्य को संगठित यानी इकट्ठा करने का बीजी था, व्यस्त था, तब शेरशाह सूरी ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके, एकत्रित का मीनिंग हुआ इकट्ठा करके, 1539 में चौसा में तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं को पराजित किया, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके 1539 में चौसा में और तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं को हरा दिया। तो क्वेश्चन आ जाए, चौसा का युद्ध किस किसके बीच हुआ, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, और कन्नौज का युद्ध किस किसके बीच हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, ठीक है। कब, 1540 में, और चौसा का युद्ध 1539 में। उसने हुमायूं को उसके राज्य से खदेड़ दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
अब क्या, अब हुमायूं राज्यहीन हो चुका था, उसके पास राज्य नहीं रहा। वह कहाँ भाग गया, सिंध भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। जब वह बहुत कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उसने क्या रखा, अकबर। तो हुमायूं का बेटा कौन, अकबर, है ना, BHAJSA। तो बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अब कौन आया, अकबर। ठीक है, आने वाले समय में उसका यह पुत्र मुगल साम्राज्य का महान शासक बना। तो अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का। हुमायूं किसका पुत्र है, बाबर का। ठीक है, हुमायूं पारस गया और वहाँ के शासक से सहायता मांगी। वहाँ के शासक की सहायता से हुमायूं शेर ससूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह को पराजित करके 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। कब बैठा दोबारा दिल्ली के सिंहासन पर, 1555 में। किंतु इस बार भी वह अपनी सफलता का उत्साह नहीं मना पाया, क्योंकि 1556 ईस्वी में दिल्ली में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, हुमायूं की। तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई, 1556 ईस्वी में दिल्ली में सीढ़ियों से गिरकर यानी पैड़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर बना, फिर इसका बेटा अकबर, हुमायूं का। ठीक है, अब इसने अपने बाप की राजगद्दी संभाली। इसका बाप कौन है, पिता कौन है, हुमायूं। अब शेर ससूरी की बात करते हैं, जिसने अपने GT रोड का निर्माण करवाया, जहाँ पर आप चलते हो अपने गाड़ियों में बैठकर। ठीक है, तो उस GT रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेर ससूरी ने। ठीक है, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। शेर ससूरी एक मुगल शासक नहीं था, फिर भी यहाँ पर उसका जिक्र करना अनुचित नहीं होगा। फरीद खान बिहार के सासाराम में एक अफगानी जागीरदार का पुत्र था। ठीक है, तो फरीद खान यानी शेर ससूरी का नाम थे पहले बचपन का, बिहार के सासाराम में एक अफगानी जागीरदार का पुत्र था। ठीक है, एक बार उसने अकेले शेर को मार दिया, इसलिए बिहार के शासक ने उसे एक नया नाम क्या दिया, शेर ससूरी। शेर ससूरी के नाम से पहले उसका क्या नाम था, फरीद खान। ठीक है, वह एक महत्वाकांक्षी नवयुवक था। वह युद्ध नीतियों को सीखने के लिए बाबर की सेना में भर्ती हुआ। बाबर की मृत्यु के बाद उसने अपने राज्य बिहार व बंगाल को आज़ाद घोषित कर दिया। अब वह गुलाम नहीं रहे किसी के। ठीक है, उसने एक विशाल सेना इकट्ठी की, इन स्थानों पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, 1532 ईस्वी में हुमायूं ने उसे हरा दिया। ठीक है, तो 1532 ईस्वी में हुमायूं ने उसे हरा दिया, किसको, शेर ससूरी को। ठीक है, लेकिन उसने अपनी सेना को पुनः व्यवस्थित किया। उसने 1539 ईस्वी में तथा 1540 ईस्वी में हुमायूं को परास्त कर दिया, यानी हरा दिया, और वह भारत का सम्राट बन गया। कब, 1540 ईस्वी में। ठीक है, उसने एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, किसने, शेर ससूरी ने। शेर ससूरी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसने एक शेर को मार दिया था। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये रहा शेर ससूरी, देखो कितना महान शासक है, जो पश्चिम में झेलम से, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक तथा उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मालवा तक फैला था। आइए एक बार ज्ञान कोश भी पढ़ लेते हैं। शेर ससूरी ने अपराधों को रोकने के लिए एक अनोखा कानून बनाया था। यदि कहीं कोई लूट होती थी तो गांव के मुखिया को विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को हर जाना देना पड़ता था। ठीक है, इस कारण गांव का मुखिया किसी भी अपराध के प्रति सचेत रहता था। ठीक है, तो गांव के मुखिया को सारा जाना भरना पड़ता था अगर गांव में कुछ हो जाता था। ये अच्छा नियम था। ठीक नहीं है, तो इससे गांव का जो सरपंच होता है, मुखिया होता है, वो ध्यान रखेगा कि हमारे गांव में कुछ ना हो। नहीं तो फिर जो ये राजा था शेर ससूरी, ये उसको दंड देता था गांव के मुखिया को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। शेर ससूरी मात्र एक योग्य सेना नायक ही नहीं बल्कि एक योग्य प्रशासक भी था। उसने एक प्रभावशाली नागरिक सेना तथा राजस्व प्रशासन की स्थापना की थी। नागरिक प्रशासन पढ़ते हैं। उसने चांदी के नए सिक्के जारी किए जिन्हें रुपया कहा गया। ठीक है, उसने व्यापार के विस्तार के लिए प्रयास किए, भाई हमारा व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जिसके लिए उसने अपने साम्राज्य में सड़कों का निर्माण करवाया। तो सबसे पहले सड़कें किसने बनवाई, शेर ससूरी ने। ठीक, अब आपको पता लग गया ना सड़कें किसने बनवाई हुई हैं, शेर ससूरी ने। GT रोड भी किसने बनवाया, शेर ससूरी ने। उसने सड़कों के दोनों किनारे पर वृक्ष लगवाए, आज भी लगे रहते हैं ना सड़कों किनारे वृक्ष। उसने धर्मशालाओं का निर्माण भी करवाया। धर्मशालाएँ आज भी देखे होंगे आप सभी ने, गांव में भी बनी रहती हैं। तथा डाक को सुविधापूर्वक भेजने के लिए निश्चित दूरियों पर डाक चौकियाँ भी बनवाई। तो डाकघर आपके गांव में भी है ना, ये सारे किसने काम करवा रखे हैं, शेर ससूरी ने। डाक चौकी के संदेशवाहक का कार्य होता था कि वह डाक को अपनी चौकी से अगली चौकी में पहुंचाए। जैसे डाकिया आपके गांव में भी करते हैं ना, जो भी डाक आते हैं उनको आप या आपको या कहीं दूसरे गांव का, तो उसको वो पहुँचा कर आते हैं। तो ऐसा काम ये शेर ससूरी ने दिया था। ठीक है, तथा डाक का गंतव्य स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित करें। वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड, G से ग्रैंड, T से ट्रक, R से रोड,
तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवा रखा है? शेरशाह सूरी ने। उसने कोलकाता को लाहौर से जोड़ने के लिए करवाया था। तो आपको पता लग गया ना, जीटी रोड पर जिस पर आप चलते हो गाड़ियों में बैठकर, इस जीटी रोड का निर्माण किसने करवा रखा है? शेरशाह सूरी ने। इसके अतिरिक्त उसने आगरा को जोधपुर से, दिल्ली को बुरहानपुर से, दिल्ली को जौनपुर से, लाहौर को मुल्तान से तथा अन्य अनेक स्थानों को जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई। ये देखो, ये लिखा हुआ ना आधुनिक ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, ये रहा। ये देखो सारी सड़कें किसने बनवाई थी? पहले शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी अपने प्रशासन का मुखिया था तथा सभी शक्तियाँ उसमें निहित थी। वह मंत्रियों व अधिकारियों के सहयोग से शासन करता था। उसके मुख्य अधिकारी सिकदार, मुंसिफ तथा काजी थे। उसके साम्राज्य को प्रांतों में तथा प्रांतों को सरकारी क्षेत्रों में बांटा गया था। प्रत्येक सरकार में कुछ परगना यानी जिला, ठीक है, तो जिला को पहले क्या कहा जाता था? परगना। ठीक है, जिला को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत से ग्रामों से मिलकर बनता था, है ना। तो आप जानते हो जैसे आपका कोई भी जिला है तो उसमें बहुत सारे गांव होंगे। ठीक है, तो ग्राम का मुखिया मुकदमा कहलाता था, मुकद्दम। तो ग्राम का मुखिया जो क्या कहलाता था? मुकद्दम। ठीक है, और कोतवाल का कार्य क्या था? जिले में कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राजस्व प्रशासन राज्य का। ठीक है, लोगों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए शेरशाह सूरी भूमि कर का संग्रह अधिकारियों के माध्यम से करवाता था। भूमि कर यानी भूमि पर जो टैक्स, जो पैसे आते थे, उसने उचित कर यानी टैक्स, कर को हम क्या बोलते हैं? टैक्स। संग्रह के लिए कृषि भूमि की माप करवाई। वह बेस बदल कर अपनी प्रजा से मिलने भी जाता था। भाई प्रजा में कोई एक दूसरे को लूट तो नहीं रहा, तो अब अपना बेस बदल कर प्रजा में भी जाता था। वह इस बात का ध्यान रखता था कि कृषकों को बेकार में किसी प्रकार का कष्ट न हो। मतलब बहुत अच्छा आदमी था, किसानों के बारे में भी सोचता था, भाई उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो बेस बदल कर प्रजा में मिलने जाता था। सैन्य प्रशासन पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी जानता था कि सैनिकों को संतुष्ट रखना अत्यंत आवश्यक था। वह उनका वेतन समय पर नकद भुगतान करता था। उसने सैनिकों के संपूर्ण विवरण तैयार करवाए थे। घोड़ों को चिन्हित किया गया था, भाई ये हमारे घोड़े हैं, मतलब एक तरह से उन पर मोहर लगा दी गई थी। सैन्य प्रशासन में उसने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का अनुसरण किया था। अलाउद्दीन खिलजी हमने पीछे पढ़ा है, जिसने वो लेसन नहीं पढ़े हैं पढ़ लेना सारे। ठीक है, तो 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ये सारे क्वेश्चन याद रखने, किसकी मृत्यु कब हुई? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? 1545 ईस्वी में। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह बना, जो एक दुर्बल शासक था यानी नालायक था, जिसे 1555 ईस्वी में हुमायूं ने हरा दिया और वहाँ भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं अकबर के बारे में। ठीक है, तो BHAJSA, पहले कौन आया? बाबर। बाबर के बाद से कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर। ठीक है, तो अब कौन आया है? अकबर। अकबर के बाद उसका बेटा कौन आएगा? जहांगीर। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहाँ। शाहजहाँ के बाद उसका बेटा औरंगजेब। ठीक है, ये कोड आपको याद रखना है, बस ऐसे आपको पूरा लेसन याद हो जाएगा। अकबर के बारे में पढ़ते हैं। निसंदेह कहा जा सकता है कि अकबर भारत में जन्म लेने वाले महान शासकों में से एक था। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मात्र 13 वर्ष का था। वह राज्य के कार्यों को समझने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए बैरम खान को उसका राज प्रतिनिधि बनाया गया। यानी बैरम खान उसकी मदद करता था हर फैसला लेने में, कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि वह 13 साल का था जब वह गद्दी पर बैठा अपने बाप की मृत्यु के बाद। ठीक है, बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध, तो क्वेश्चन आ जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। अब दूसरा युद्ध कब हो रहा है? 1556 में। ठीक है, और यह युद्ध किस किस के बीच हुआ है? अब पढ़ते हैं आपके 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में शेरशाह सूरी के वंशज हेमू, इसको हम हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, उसने हरा दिया। तो इस युद्ध में कौन जीत गया? अकबर। हार कौन गया? हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। तथा दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। किसने? अकबर ने। कुछ वर्षों पश्चात अकबर ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली, क्योंकि अब बड़ा हो गया था भाई। उसने ग्वालियर, अजमेर तथा जौनपुर पर विजय हासिल की। 1561 ईस्वी में उसने मालवा पर अधिकार स्थापित किया, किंतु वह मात्र बल पर विश्वास करता है, यानी अपने जो उसके बाजुओं में बल था। ठीक है,
उस पर विश्वास नहीं रखता था, इसलिए उसने राजपूतों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। राजपूत एक जाति होती है, उसने विवाह संबंध की नीति अपनाई, भाई मैं राजपूतों से विवाह कर लूँगा, फिर इनके साथ मेरी दोस्ती हो जाएगी, फिर ये मेरा साथ देंगे। तो इसने अपने दिमाग से काम लिया, ना कि अपने अंगेता या बुझाव की जरूरत है, ठीक है। तो उसने क्या किया, राजपूतों को मुगल सत्ता को स्वीकार करने की स्थिति में उनके राज्य में शांतिपूर्वक राज्य करने की अनुमति प्रदान की। उसने स्वयं अम्बेर की एक राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया। तो अकबर की शादी किससे हुई थी? जोधाबाई से, ठीक है। तो ये कौन सी जाति से थी? राजपूत। उसने राजपूतों जैसे राजा मान सिंह, राजा टोडरमल आदि को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए, ठीक है। अम्बेर, कलिंजर, बीकानेर, जैसलमेर आदि राजपूत राज्य ने उसके साथ शांति बनाए रखी थी, ठीक है। ये राणा प्रताप रहे, ये अकबर रहे, ठीक है। इनके बारे में भी अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के बाद जो आज की वीडियो का जो पार्ट 1 था, ये मैंने आपको सारा करवा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है बच्चों, लाइक कर दिया करो बस। जो हमारी मेहनत होती है, आपको पढ़ाते हैं, आपके लाइक करने से हमारी मेहनत हमको मिल जाती है। तो जितने वीडियो देख रहे हैं सभी लाइक करें वीडियो को, ठीक है। तो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी आप ज़रूर देखना, ठीक है। इससे पहले के जो मैंने लेसन है वो भी करवा दिए थे, वो भी आप जाके देख लेना, ठीक है। आपको चैनल का नाम पता ही है, सरस्वती एजुकेशन अकेडमी, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, बाय।